Hello, this is Jagdamba Singh. Welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 3, which is politics of plant development, and this is the third part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उड़ीसा की स्टोरी देखी थी कि वहाँ पर आयरन ओर मिला और उसको एक्सट्रैक्ट करने की जब बात आई तो डिफरेंट ओपिनियंस लोग के सामने आने लगे. तो डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल. जब हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है उसके लिए उस डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ अलग होता है. अब जैसे कि डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स. कैसे डिफरेंट उसको समझेंगे हम लोग. तो एन इंडस्ट्रियलिस्ट, जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट का नज़रिया उड़ीसा में कुछ और था. जो कंज्यूमर थे, अर्बन कंज्यूमर, उनका ओपिनियन अलग था. और जो आदिवासी हु लिव टू दैट रीजन, जो उस क्षेत्र में रहते थे आदिवासी, उनके लाइफ को लेकर एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, तो उनका नज़रिया कुछ और था. तो हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट को लेकर के अलग अलग नज़रिया, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है. तो एनी डिसीजन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंडेड ऑन द जनरेट कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स. जब इन चीज़ों पे डिस्कशन होने लगता है, यानी डेवलपमेंट के पॉइंट पर जब डिस्कशन शुरू होता है तो उस समय वो सारी पॉइंट ऑफ व्यू एक जगह मिल करके, बाउंड हो करके कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं और कॉन्ट्राडिक्शन उनकी बातों में दिखता है. तो जब उनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले लेती हैं और उस तरह तरह के डिबेट्स शुरू हो जाते हैं. जब देश में डेवलपमेंट को लेकर इस तरह से डिफरेंट सोसाइटीज़ के सेक्शंस में डिबेट शुरू हो जाती है, तब वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो पार्लियामेंट में उस प्रपोजल को लेकर के आते हैं और फिर उस पर किसी एक निर्णय पर पॉलिटिकल पहुँचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए. इस पे वहाँ डेवलपमेंट के काम को किस तरह से करें कि किसी को नुकसान ना हो और फ़ायदा सबका हो. इस तरह से कोई एक जजमेंट, पॉलिटिकल जजमेंट लेना पड़ता है उनको. और ये जो पॉलिटिकल जजमेंट होता है, जब वो पब्लिक डोमेन में आती है तो पब्लिक का उसको अप्रूवल मिलता है. तो इस तरह से डेवलपमेंट के काम को आगे बढ़ाया जाता है. तो आइए हम लोग इस डेवलपमेंट के पूरे जर्नी को, जो इंडिपेंडेंस के समय से शुरू हुई, उसको हम लोग समझने की कोशिश इसमें करेंगे. लेट अस सी व्हाट डिबेट वाज गोइंग ऑन इन द कंट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस. द फर्स्ट डेकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन. ये जो डेवलपमेंट का क्वेश्चन था उसको लेकर पहले एक दशक जो था, पहला दशक जो था इंडिपेंडेंस के बाद का, उसमें बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन डेवलपमेंट की बात को लेकर हो रहे थे कंट्री. पीपल रेफर्स वेस्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट. जब डेवलपमेंट को मेज़र करने की बात आती थी कि आखिर कंपेयर किससे किया जाए, तो वहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक स्टैंडर्ड के तौर पे देखा जाता था कि जैसे अमेरिका है या और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनको देखा जाता था एज ए स्टैंडर्ड और उनसे तुलना की जाती थी इंडिया की कि वो बहुत डेवलप हैं, हम लोग को उन्हीं की तरह डेवलपमेंट करना चाहिए. ये सारी बातें डिबेट में उठ करके आती थी. डेवलपमेंट एज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न. डेवलपमेंट का अर्थ सीधे सीधे मॉडर्न बनना था. एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री ऑफ द वेस्ट. और मॉडर्न का अर्थ सीधे सीधे ये था कि जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड हुई हैं, उस तरह से इंडिया को भी मॉडर्न बनने के लिए इंडस्ट्रियलाइज्ड होना ज़रूरी है. यानी कि यहाँ पे भी उद्योग और उद्यम खुलने बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम लोग भी उसी तरह से डेवलप कर सकें जिस तरह से यूरोपियन कंट्री डेवलप कर रही हैं. इट वॉज बिलीव दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन. और ये माना जा रहा था उस समय के डिबेट्स में जो इंडिया में हो रही थी, उनमें इन बातों को माना जा रहा था कि डेवलपमेंट के लिए मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है. और मॉडर्नाइजेशन का अर्थ था इंडस्ट्रियलाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन वेस्ट में हो रहा था उस तरह से यहाँ पर भी मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए. विच इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर. और इसके लिए जो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर है उसमें बिखराव आना ज़रूरी है. एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म. और इसके लिए यहाँ पर जो एक अर्थव्यवस्था चुननी पड़ेगी वो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म की होनी चाहिए. यानी कि इंडिया को आफ्टर द इंडिपेंडेंस
कैपिटलिज्म को अपनाना चाहिए एज ए इकोनॉमिक। ये बातें उस समय आ रही थी कि बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के डेवलपमेंट संभव नहीं है और डेवलपमेंट को लाने के लिए मॉडर्न बनना पड़ेगा, और मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी संभव है जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं उस तरह से इंडिया को भी कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ आइडिया डेवलपमेंट अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज डेवलप, और ये सारी चर्चाओं में 3 तरह की बातें आती थी और 3 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड कर रहे थे लोग। वो कंट्रीज़ थी डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप। यानी कि जो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, उनमें बहुत सारा डेवलपमेंट का चांस नहीं है, अब वो लगभग डेवलप हो चुकी हैं, और दूसरे जो डेवलपमेंट के राह पे बहुत आगे निकल रही हैं उनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते थे, और अंडर डेवलपमेंट जहाँ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। तो ये सारी चर्चाएं इस बात को लेकर थी कि इकनॉमी कौन सी अपनाई जाए इंडिया में, या इंडिया को कौन सी इकनॉमी अपनानी चाहिए, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म को अपनाना चाहिए या फिर सोशलिस्ट गवर्नमेंट इंडिया की होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि आगे इंडिया के ने क्या डिसीजन लिया इस क्षेत्र में, आइए उसको भी समझते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमी वी शुड नो व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द लेफ्ट आइडियोलॉजी। व्हाट इज़ लेफ्ट एंड व्हाट इज़ राइट, क्या लेफ्ट है क्या राइट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है इन पॉलिटिक्स। In the politics of most countries, you will always come across references to the parties and group with left and right ideology. तो ये left और right, ये दो जो हैं, these are the ideologies. इनको हम लोग ideology कहते हैं। और जितनी भी political parties होती हैं या किसी कंट्री के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी हम देख सकते हैं इस चीज़ को कि हमेशा ये रेफरेंस दिया जाता है कि वो पार्टी या वो कंट्री किस आइडियोलॉजी को, राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है या लेफ़्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। तो आइए लेफ़्ट और राइट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। दिस टर्म कैटेगराइज द पोजीशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप ऑफ पार्टीज़। ये जो लेफ़्ट और राइट है ये कैटेगराइज करती है, ये टर्म जो है राइट एंड लेफ़्ट, ये कैटेगराइज करती है द पोजीशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप और पार्टीज़। ये कंसर्न ग्रुप या पार्टीज़ को ये बताती है, कैटेगराइज करती है रिगार्डिंग टू सोशल चेंजेस एंड रोल ऑफ स्टेट इफेक्टिंग इकोनॉमिक एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। किन चीज़ों के आधार पे? सोशल चेंजेस और रोल ऑफ स्टेट। सोशल चेंजेस और रोल ऑफ स्टेट को बताती है इफेक्टिंग इकोनॉमी रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसका इकोनॉमी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसको बताती है ये टर्म्स जो हैं। यानी लेफ़्ट एंड राइट जो टर्म है ये कैटेगराइज करते हैं उन पोजीशंस को जो कंसर्न ग्रुप और पार्टीज़ होती हैं, जो पार्टीज़ होती हैं और जो ग्रुप्स होती हैं उनके पोजीशन को कैटेगराइज करती हैं इन टर्म्स ऑफ सोशल चेंज एंड रोल ऑफ स्टेट। रोल ऑफ स्टेट कैसे? इफेक्टिंग इकोनॉमी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसका सोशल स्टेटस कैसा है इसको भी ये बताती है कि उसका सोशल स्टैंडर्ड क्या है, वो किस टाइप के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है सोसाइटी, या वहाँ की जो स्टेट है यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कौन सी इकोनॉमी को फॉलो कर रही है, इस चीज़ को बताता है ये लेफ़्ट एंड राइट आइडियोलॉजी। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि लेफ़्ट के क्या कैरेक्टर हैं। तो लेफ़्ट ऑफ्टन रेफर्स टू दोज हु आर इन द फेवर ऑफ पुअर। लेफ़्ट इस चीज़ को बताती है कि वो उनके साथ है जो पुअर्स हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शंस जो है उनके साथ है, एंड सपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और ये हमेशा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन। यानी पुअर सेक्शन जो है उसकी बेनिफिट को के लिए ये काम करती है और हमेशा ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन सेक्शंस के बेनिफिट के लिए उसको प्रमोट करती है या उसको फॉलो करती है। अब हम लोग राइट आइडियोलॉजी को देखते हैं। द राइट रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट
इकोनॉमी। ये राइट आइडियोलॉजी जो है वो कहती है कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट मार्केट होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए यहाँ पे मार्केट में, और मार्केट और इकोनॉमी को फ्री छोड़ देना चाहिए टू इंश्योर प्रोग्रेस। और यही चीज़ें जो है वो अपने आप प्रोग्रेस को इंश्योर कर देंगी अगर हम लोग मार्केट को और इकोनॉमी को फ्री छोड़ दें, फ्री कंपटीशन हो एमंग द कंपनीज, एमंग द इन द मार्केट फ्री कंपटीशन हो, तो वो प्रोग्रेस को अपने आप इंश्योर करेंगी। और गवर्नमेंट को बहुत इंटरवीन नहीं करना चाहिए इन द इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट को बहुत उसमें इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक जो कार्य हो रहे हैं उसको मार्केट के अप एंड डाउन्स पे छोड़ देना चाहिए। जो एक मांग और पूर्ति का नियम जो होता है, डिमांड और सेल का जो नियम होता है, उस पे मार्केट को छोड़ देना चाहिए, न कि गवर्नमेंट को उसमें इंटरफियरेंस करना चाहिए। ये राइट आइडियोलॉजी का मुख्य केंद्र होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर वो कंसर्न ग्रुप होगा या पार्टीज होगी, दे आर विथ वन आइडियोलॉजी। वो किसी न किसी एक आइडियोलॉजी के साथ दिखाई देगी, चाहे वो लेफ्ट आइडियोलॉजी के साथ दिखाई दे या फिर राइट आइडियोलॉजी के साथ दिखाई दे। तो अगर गवर्नमेंट में जो पार्टी है वो अगर राइट आइडियोलॉजी के साथ है तो निश्चित रूप से वो इकोनॉमी को इस रास्ते पे ले जाएगी। वो बहुत इंटरवीन नहीं करेगी इन द इकोनॉमी और उसको फ्री छोड़ देगी और उसको खुद से तय करने देगी कि वो डेवलपमेंट को इंश्योर करे, प्रोग्रेस को इंश्योर करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई गवर्नमेंट है, वहाँ उसमें जो पार्टी है वो अगर लेफ़्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हुई है या उसको लेफ़्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, तो वो पुअर और डाउन ट्रेडन सेक्शंस के लिए काम करेगी और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाएंगे उनको सपोर्ट करेगी और इस सेक्शन के बेनिफिट के लिए ही उसका मुख्य रूप से काम होगा। यानी कि ये जो आइडियोलॉजी है, लेफ़्ट आइडियोलॉजी जो है, ये मुख्य रूप से सरकार पे आश्रित है। यानी कि इसकी इकोनॉमी जो होगी वो सरकार पे आश्रित होगी और सरकार जिस तरह से प्लान करेगी उस तरह से वो इकोनॉमी डेवलप करेगी। और यहाँ पे राइट आइडियोलॉजी में हम लोग देख रहे हैं कि उसको फ्री छोड़ दिया जाएगा और उसमें बहुत इंटरफियरेंस गवर्नमेंट की नहीं होगी। तो ये दो तरह की आइडियोलॉजीज़ होती हैं, लेफ़्ट एंड राइट आइडियोलॉजीज़। तो हर वो कंट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहाँ हम लोग को या तो वो लेफ़्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए मिलती है या फिर राइट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए मिलती है। तो दूसरे वर्ड में अगर हम लोग कहें तो लेफ़्ट आइडियोलॉजी जो है वो सोशलिज़म को प्रमोट करती है या सोशलिज़म को दिखाती है और राइट आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हुए पाई जाती है। यानी कि दो आइडियोलॉजीज़ हो गए, एक लेफ़्ट की आइडियोलॉजी जो सोशलिज़म को फॉलो करती है और राइट की आइडियोलॉजी जो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है। तो आइए इंडिया के संदर्भ में हम लोग इस चीज़ को और विस्तार में जानने की कोशिश करते हैं। There were two models of modern development in front of India after independence. तो आइए उसको समझते हैं कि on the eve of independence, India has before it two models of modern development. इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद दो मॉडल थे डेवलपमेंट के। पहला था लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जिसको यूरोप और यूएसए फॉलो करते हैं, वो आइडियोलॉजी थी जो राइट की आइडियोलॉजी कही जा सकती है। और दूसरी तरफ दूसरा जो मॉडल था वो सोशलिस्ट मॉडल था एज इन द यूएसएसआर। जैसा कि हम लोग यूएसएसआर की इकोनॉमी में देखते थे पहले, जब यूएसएसआर था उस समय की बात है कि हम लोग देखते थे कि वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाए हुए था। तो वी हैव स्टडीड दिस टू आइडियोलॉजीज इन कोल्ड वॉर। जो हमारी दूसरी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसका फर्स्ट लेसन जो था वो कोल्ड वॉर हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने इन दोनों आइडियोलॉजीज़ के बारे में विस्तार में अध्ययन किया था कि किस तरह से कैपिटलिज्म को अमेरिका फॉलो करता था और सोशलिज्म को यूएसएसआर फॉलो करता था। तो एक राइट आइडियोलॉजी थी और एक लेफ़्ट की आइडियोलॉजी थी। तो ये दोनों आइडियोलॉजीज़ को हम लोगों ने कोल्ड वॉर में पढ़ा है और देखा है कि किस तरह से ये दोनों सुपर पावर्स थे। मैनी इंडियंस वर इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। उस समय इंडिया में लोग सोवियत मॉडल जो था, सोशलिस्ट मॉडल जो था, उससे बहुत इम्प्रेस थे इंडियंस। सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करती थी, इस मॉडल को।
एंड सोशलिस्ट पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो भी इसको सपोर्ट करती थी, एंड लीडर्स लाइक नेहरू विद इन द कांग्रेस, और नेहरू जी भी इसको सपोर्ट करते थे, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, वो भी कहीं ना कहीं इस आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी, क्योंकि उस समय लिटरेसी बहुत कम था और इंडिया काफ़ी गरीब था उस समय, तो इसलिए सोशलिस्ट मॉडल सबको बेटर लग रहा था एट द बिगिनिंग ऑफ द आफ्टर द इंडिपेंडेंस. There were very few supporters of the American style of capitalist government. और कैपिटलिस्ट जो मॉडल था, जो अमेरिका का स्टाइल था, उसको बहुत कम लोग सपोर्ट करते थे इंडिया में. तो क्या मॉडल इन लोगों ने अपनाया, इंडियंस ने, आइए उसको समझते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज क्लियर अबाउट द इकोनॉमिक कंसर्न. तो आइए उसको समझते हैं कि द नेशनलिस्ट लीडर वे क्लियर अबाउट द इकोनॉमिक कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इकोनॉमिक कंसर्न्स जो थे वो बिल्कुल क्लियर थे गवर्नमेंट के कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है. तो इन कामों को ज़रा हम लोग देखें तो अपने आप समझ में आएगा कि इंडिया जो है वो लेफ़्ट की आइडियोलॉजी को अपना रहा था या राइट की आइडियोलॉजी को अपना रहा था, क्या वो कैपिटलिज्म को अपना रहा था या फिर वो सोशलिज्म को अपना रहा था. तो द टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉवर्टी को हटाना मुख्य बिंदु रहा उनके डेवलपमेंट का, और उनकी इकोनॉमी इस पर डिपेंड होने वाली थी कि किसी तरह इस जो पॉवर्टी जो है इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए, और वो जो इकोनॉमी होगी वो रीडिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करेगी सोसाइटी के, यानी कि जो भी फ़ायदे होंगे वो कहीं ना कहीं पब्लिक को मिलने वाले थे. सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम्स टू बी द प्रीफर्ड पार्ट. लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर देना था हर चीज़ को, ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे सोशलिज़म पे को फॉलो करना था. एक तरफ सोशलिज़म को फॉलो करना था, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करना था इंडिया में. तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम्स टू बी द प्रीफर्ड पाथ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाना शुरू हुआ उस समय के दौर में. तीसरी बात जो मुख्य थी वो थी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पर मुख्य ध्यान गवर्नमेंट का था कि इस सेक्टर को का ग्रोथ होना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, और इंडिया का लगभग 80% जनसंख्या जो थी उस समय वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, इसलिए एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर इसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी था. तो हम कह सकते हैं कि एक तरफ राइट आइडियोलॉजी को भी अपनाया जा रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे थे, और दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें उपक्रम गवर्नमेंट ने अपने हाथों में लिया हुआ था, तो ये सोशलिज्म को भी जाहिर करता है. तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया ने उस समय एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया. तो बच्चों, आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.